जय हिंद श्रोता व दर्शक बंधु, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं स्वस्थ सजग व सक्रिय होंगे। आपकी यही सजगता व सक्रियता देश को नए मुकाम तक पहुंचाने में कारगर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर उस अनमोल तथ्य से हम जुड़ते हैं जो कि एक रोचक कहानी से संबंधित है और कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की महत्वपूर्ण रचना है। तो आइए सबसे पहले महत्वपूर्ण रचना के कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बारे में परिचय ज्ञात करते हैं, जानते हैं, इनसे जुड़ते हैं जो कि साहित्य के जगमगाते नक्षत्रों में वो नक्षत्र हैं जो कि अपनी रचनाओं से पूरे वाङ्मय को आभान्वित करते रहे हैं और करते रहेंगे। इनका जीवन वृत्त परिचय कुछ इस प्रकार है। पंडित जी गुलेरी हिंदी के पहले कहानीकार हैं जिनमें कहानी कला की उत्कृष्टता साफ तौर पर झलकती है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इनका देहावसान 1922 ईस्वी में हुआ। इनका पैतृक निवास स्थान हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले का गुलेर गांव था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम। बचपन से ही ये संस्कृत के प्रति गहरी रुचि रखते थे। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इन्होंने संस्कृत विषय से ही ली। 1899 ईस्वी में इलाहाबाद से एंट्रेंस की परीक्षा पास की, फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1921 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से ही इंटरमीडिएट की परीक्षा एवं 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री इन्होंने हासिल की। 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज के अध्यापक भी रहे और समाज की सेवा किए। वे काशी नागरी प्रचारणी आदि पत्रिका के भी संपादक कार्य करते रहे। उन्होंने धर्म, ज्योतिष, पुरातत्व, भाषा शास्त्र, इतिहास, साहित्य आदि कई क्षेत्रों में गंभीर अध्ययन एवं अनुशीलन किया था। इसका संदर्भ हमें तब मिलता है जब हम इनके उत्कृष्ट निबंधों को पढ़ते हैं। उनके निबंधों में जो भाव झलकती है वह भारतीयता की आत्मा उसमें झलकती है। अर्थात गुलेरी जी के निबंध जो हैं उनमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। गुलेरी जी ने सिर्फ कहानियों में 3 कहानियां प्रमुख रूप से लिखे हैं। पहली कहानी 1911 ईस्वी में जो सुखमय जीवन है, दूसरी कहानी 1913 ईस्वी में लिखी गई जो कि है बुद्ध का कांटा, और तीसरी कहानी जो कि बहुत ही चर्चित रही वह है उसने कहा था जो कि 1915 ईस्वी में लिखी गई। इस प्रकार इनकी तीनों रचनाओं में उसने कहा था का अपना अलग विशेष महत्व है जो कि एक सर्वोत्कृष्ट कहानी के रूप में समाज के सामने आती है। यह कहानी शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है जो कि कहानी का मुख्य प्रतिपादक विषय है। इनके प्रमुख निबंध हैं कछुआ धर्म, दूसरा निबंध है काशी की नींद और तीसरा है काशी के नुपुर। संस्मरण भी इन्होंने लिखा है, बाबू अयोध्या प्रसाद के संस्मरण। काव्यात्मक भी प्रस्तुति इनकी हुई है जिनमें प्रार्थना, भारत की जय, सुनीति आदि प्रमुख हैं। अब इनकी सबसे महत्वपूर्ण एवं चर्चित कहानी उसने कहा था का सार तत्व हम देखेंगे। इसमें इन्होंने एक वीर साहसी योद्धा की सराहना की है और उसी पर कहानी को केंद्रित किया है। देश के अंदर एक नए जोश जुनून भरने का काम इन्होंने किया है। कहानी का परिचय हम समझते हैं। कहानी में मुख्य पात्र हैं लहना सिंह जो कहानी के नायक भी हैं और दूसरे पात्र के रूप में हजारा सिंह हैं जो सूबेदार के पद पर बहाल हैं। तीसरे
पात्र के रूप में सूबेदार की पत्नी अर्थात सूबेदारनी आती हैं, जो कि लहना सिंह से अचानक उनके ननिहाल में मुलाकात होती है और लहना सिंह उस पर आसक्त हो जाते हैं। चौथा पात्र के रूप में सामने है बोधा सिंह, जो कि हजारा सिंह के लड़के हैं। पांचवा पात्र है बजीरा सिंह, एक सैनिक जो लहना सिंह का दोस्त है। छठा पात्र फकीरा सिंह, जो कि एक दोस्त सैनिक हैं। इस प्रकार इस कहानी के मुख्य पात्र रहे हैं 6 और 6 पात्रों में मुख्य भूमिका रही है हजारा सिंह, लहना सिंह और सूबेदारनी की। तो आइए कहानी का सारांश हम देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए कहानी के सार तत्वों को हम देखते हैं। कहानी की शुरुआत अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे वार्तालाप से शुरू होती है और दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं और एक दुकान पर उनकी मुलाकात होती है। बालक बालिका को देखकर मुस्कुराता है और प्रश्न पूछ बैठता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई? क्या तेरी कुड़माई हो गई? अर्थात तेरी सगाई हो गई। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ा करके और धत कह करके चली जाती है। लड़का मुंह देखता रह जाता है। ये दोनों बालक बालिका दूसरे व तीसरे दिन एक दूसरे से फिर किसी दुकान पर मिलते हैं, टकराते हैं और वही प्रश्न तथा वही उत्तर सामने आता है। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न मिलने पर दोहराया, लेकिन बालिका का उत्तर थोड़ा गंभीर था। वह गंभीरतावश उत्तर देती है और कहती है कि हाँ हो गई, कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह कह करके वह पुनः चली जाती है और अप्रत्याशित उत्तर सुन करके लड़का चौंक पड़ता है। वह चौंक जाता है और उसके अंदर मलिनता आ जाती है। वह जैसो निराश हो जाता है, भाव विह्वल हो जाता है और आगे क्या घटित होता है द्रष्टव्य है कि आदमी थोड़ा अप्रत्याशित उत्तर पा करके गुस्से में हो जाता है। वह चौंक पड़ता है और प्रत्युत्तर में वह प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत कुछ करता है। ऐसा मालूम होता है कि उस पर वज्रपात हो गया हो। वह किसी को नाली में धकेल देता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है। गाली भी खाता है। कई तरह की शिकवा शिकायत उसको सुनने को मिलती है। इस प्रकार वह अपने क्रियाविधि को अंजाम देता है। यह वही बालक होता है जो आगे चल करके लहना सिंह के नाम से जाना जाता है और यह बालिका वही होती है जो आगे चल करके हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी के रूप में सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष के बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जहां लहना सिंह जुआ हो जाता है और जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो जाता है। उस समय की स्थिति यह थी कि यह एक योद्धा होता है। वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर के अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने हेतु घर पर आया था। वहीं उसे अपनी रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली है। जब चिट्ठी मिलती है फौज को कि पुनः जो है सो अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाना है और वह फौरन आने की सूचना पा करके तैयार हो जाता है। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी
चिट्ठी मिलती है और वह भी तैयार हो जाता है कि बोधा सिंह और हजारा सिंह भी जाने के लिए तैयार होते हैं। अकस्मात प्राप्त हुई चिट्ठी के आधार पर बोधा सिंह, हजारा सिंह और लहना सिंह सब लोगों को एक साथ चिट्ठी मिलती है तो सभी तैयार होते हैं। क्योंकि हजारा सिंह और बोधा सिंह का घर रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए लहना सिंह जैसे चलता है जाता है तो हजारा सिंह के घर पहुंच जाता है और तीनों एक साथ चलने के लिए मन बना करके चलते हैं। वहीं उस जब घर पर लहना सिंह रुकता है हजारा सिंह के, तो वहीं पर सूबेदारनी यानी हजारा सिंह की पत्नी से परिचय होता है। वह जैसे ही सूबेदारनी को देखता है अचंभित हो जाता है और उसे वह दृश्य याद आने लगते हैं। लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी रहा नहीं, पर जब अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहरा करके 25 वर्ष पहले की घटना का याद दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा वह करे। अर्थात सूबेदारनी अपने पुराने दोस्त लहना सिंह से अपेक्षा करती है और कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी सहायता की थी उसी तरह से इस बार भी हमारे पति और पुत्र की रक्षा करना। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। अब आगे घटना घटित होती है। ये तीनों पहुंच जाते हैं युद्ध के स्थल पर। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह की अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी के कहे कस कर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। ब्रिटिश सेना की तरफ से ये बड़े साहस शौर्य का परिचय दिया लहना सिंह। ब्रिटिश सेना की तरफ से अद्भुत पराक्रम का परिचय देते हुए शत्रु पक्ष की पराजय करता है। शत्रु पक्ष के पराजय के बाद सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा देता है। चलते हुए कहता है कि सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मोरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने वह कर दिया। अर्थात उसने कहा था कि बात अर्थात सूबेदारनी जो बात कही थी उसको लहना सिंह करके पूरा करता है, कर दिखाता है और इस प्रकार उसकी कर्तव्यपरायणता और कर्मठता सामने आती है। गाड़ी चल देती है तो सूबेदार पूछता ही रह जाता है कि उसने क्या कहा था। गाड़ी चल जाती है, चली जाती है, लेकिन स्पष्ट सुनाई नहीं देती। बाद में लहना सिंह बजीरा सिंह से पानी मांगता और कमरबंद खोलने को कहता, क्योंकि खून से वह तर था। उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, वह घायलावस्था में था, मृत्यु के सन्निकट वह था। इस स्थिति में रह करके उसके सामने जीवन की सारी घटनाएं एक चलचित्र के समान घूमती नजर आ रही थी। अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकले थे वह था कि उसने कहा था, इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 की सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स का जमादार लहना सिंह अर्थात लहना सिंह के व्यक्तित्व, कृतित्व और कारनामे पेपर में छपते हैं और इस प्रकार लहना सिंह अपने प्राण की बाजी लगा करके अपने बात की, अपने विचार की, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है साहस, धैर्य और पराक्रम के साथ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की
कहानी उसने कहा था कि सार्थकता भी स्पष्ट होती है कि लहना सिंह प्राण की बाजी लगा करके भी उसने कहा था कि भाव को सार्थक किया और अंततः उसे अपने प्राण भी इसमें क्यों न गंवानी पड़ी, लेकिन उसने बात की कीमत को, महत्व को समझा और अंततः प्राण की बाजी लगाकर भी उसे पूरा किया। इस तरह से आपने कहानी को शुरू से अंत तक बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण किया और इससे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।